नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हर रोज हिंदी सिनेमा के गुलदस्ते से चुनकर कुछ मधुर गीत, गीतों से जुड़े किस्से या किस्सों से जुड़े हुए गीत आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि ईमानदारी से सही इन्फॉर्मेशन देते हुए आपका दिल बहला सकूं। इसी श्रृंखला में आज लाया हूं कुछ अफसाने जिनमें बताऊंगा कैसे हो गया देवानंद को प्यार जीनत अमान से, और जब वो इस प्यार का इजहार करने ही वाले थे तब कैसे एक कपूर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इसके साथ ही बताऊंगा कि क्यों बिमल रॉय जब पहली बार शशि कपूर के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने उसी फिल्म के कुछ सीन शशि कपूर को शूट करने के लिए दे दिए। स्ट्रेंज। और आज के इस शो में आपको पता चलेगा जब शक्ति सामंत एस.डी. बर्मन को आराधना ऑफर करने गए तो मुंह से ऐसा क्या निकल पड़ा कि दूसरा बंगाली भड़क पड़ा। सब आज के शो में। सबसे पहले बात एक क्लासिक फिल्म के क्लासिक लाइट इफेक्ट की। कागज के फूल का एक गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, एक लाइट इफेक्ट यूज किया गया है जहां स्टूडियो की छत से एक रोशनी का, प्रकाश का पुंज आता हुआ दिखाई देता है, जहां गाने के बोल सुनाई पड़ते हैं, बेकरार दिल किस तरह मिले। उस वक्त भी ये लाइट इफेक्ट दिखाई देता है। उस जमाने में किसी भी इफेक्ट को क्रिएट करना मुश्किल काम होता था। ऐसी लाइट्स मौजूद नहीं थी और फिल्म की टेक्निक उतनी प्रोग्रेस पे नहीं पहुंची थी, उतनी आगे नहीं बढ़ी थी जो इतनी ऊंचाई से बिना फैले हुए एक लाइट स्पॉट बनाया जा सके। इस फिल्म के कैमरामैन थे वी.के. मूर्ति साहब। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी मुंबई के महबूब स्टूडियो में। वी.के. मूर्ति ने अपनी एक किताब में इस लाइटिंग इफेक्ट के बारे में बताया है कि सुबह और दोपहर के वक्त जब महबूब स्टूडियो की छत से सूरज की किरणें स्टूडियो के अंदर आ जाया करती थी तब स्टूडियो में मौजूद धूल की वजह से एक पैरेलल बीम बनती थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत और इफेक्टिव लगती थी। एक दिन गुरुदत्त ने उस बीम को गौर से देखा और वी.के. मूर्ति से पूछा क्या उन्हें ये सिमिलर इफेक्ट मिल सकता है। मूर्ति साहब ने कहा श्योर, मिल सकता है, पर यह इफेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बनता है, इसलिए हमें जिस वक्त यह बनता है उसी वक्त शूट करना होगा। तब गुरुदत्त ने उनसे कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह इफेक्ट क्रिएट करके बताएं, क्रिएटेड हो ये इफेक्ट, ताकि मुझे उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इसे शूट कर सकूं जब चाहूं। तो वी.के. मूर्ति जुट गए इस इफेक्ट को क्रिएट करने में। सबसे पहले उन्होंने फोकस स्पॉट लाइट से इसे क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन छत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि लाइट नीचे आते आते फैल जाया करती थी, स्प्रेड हो जाती थी, जिसे ब्लीड कहते हैं हम कभी कभी, और एक पैरेलल बीम नहीं बन पा रही थी। एक जो किरणें निकलती हैं ना, आप कभी धुएं में भी अगर एक धुआं अगर आप डालेंगे और उसके ऊपर कोई स्पॉट लाइट डालेंगे तो आपको किरण निकले, बीम दिखेगी। कुछ दिनों तक वो और तिकड़म लगाते रहे लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने सोचा कि वो शायद ये इफेक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तभी एक दिन जब वो स्टूडियो में लंच कर रहे थे तब यूनिट का मेकअप मैन अपने हाथ में शीशा लेकर उनके पास से गुजरा। अब देखिए चीज़ें कैसे हो जाती हैं, और जो जीनियस होते हैं ना वो किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बना दे, उस सिचुएशन से इंस्पायर हो जाए, जीनियस वही होता है। वो यूनिट का मेकअप मैन अपने हाथ में शीशा लेकर पास से गुजरा तो सूरज की रोशनी शीशे से रिफ्लेक्ट होकर स्टूडियो की दीवार पर पड़ गई और एकदम सही पैरेलल बीम वहां बन के सामने आई। और यहीं से वी.के. मूर्ति को मिल गया आइडिया। उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन वाले को 4x3 साइज के 2 बड़े
शीशे मंगवाने को कहा, मिरर्स। फिर उन्होंने एक मिरर छत पर रखा जिससे उन्होंने लाइट रिफ्लेक्ट करवाई, और दूसरा स्टूडियो के अंदर रखा जहां से वो पहले शीशे की लाइट को किसी भी एंगल पर डाइवर्ट कर सकते थे, अभी उसे मैनिपुलेट कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल धुएं का भी इस्तेमाल किया ताकि ये लाइट का बीम ज़्यादा उभर कर सामने आए। तो इस तरह बहुत तगड़ी कोशिश के बाद आखिरकार वी.के. मूर्ति कामयाब हुए इस लाइट इफेक्ट को क्रिएट करने में। और जब उस जमाने के एक सीनियर कैमरामैन फरीदून ईरानी साहब ने देखा तो उन्होंने वी.के. मूर्ति से कहा, एक्सीलेंट। और कागज़ के फूल के रिलीज के बाद रिव्यूज़ में आया कि फिल्म की वी.के. मूर्ति की फोटोग्राफी इतनी शानदार थी कि कहानी के पात्र अलग से निखर कर सामने आते हैं। जोरदार तालियां वी.के. मूर्ति साहब के लिए। कब हो गया एवरग्रीन स्टार देवानंद को जीनत अमान से प्यार, और जब उन्होंने जीनत को अपने दिल की बात बताने के लिए डिनर पे ले जाने का चक्कर चलाया तो कैसे एक कपूर स्टार की वजह से मामला हो गया गड़बड़, और देवानंद नहीं कर पाए अपने प्यार का इजहार। इस किस्से का इजहार करूंगा थोड़ी देर में, तब तक आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। तो जनाब, देवानंद का दिल आ गया जीनत अमान पे। अब दिल का क्या है, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनका दिल कहीं पर भी आ जाता है। दिल का क्या कसूर। और जब उन्हें प्रपोज करने के लिए डेट पर ले जाने वाले थे तो बीच में आ गए राज कपूर। सुनिएगा जरा, 1971 में आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। इस सुपरहिट फिल्म थी। इसकी सफलता के बाद देव साहब को लगने लगा कि वो जीनत अमान से प्यार कर बैठे। उसके बाद तो जीनत अमान ने देव साहब के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग, काफ़ी फिल्मों में काम किया। हाँ जी, हीरा पन्ना। तो देव साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी बायोग्राफी में, हाँ, कि इन फिल्मों के दौरान उनके दिल में जीनत अमान का फूल खिल चुका था। जब कभी भी अखबारों और फिल्म मैगजीन में जीनत अमान के बारे में कुछ छपता तो देव साहब का मन मयूर नाच उठता था। उन्हें लगता कि जीनत की तारीफ क्या हो रही, बल्कि देव की तारीफ हो रही है। और जब कभी भी मैगजीन्स में कभी जीनत और उनके रोमांस की गॉसिप अखबारों में छप जाती तो दिल बल्लियां उछलने लगता था। और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को यकीन हो गया कि उन्हें जीनत अमान से प्यार हो गया। बस क्लीन बोल्ड हो गया। अब दिल से मजबूर देव साहब से सब्र हुआ नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीनत अमान से अपने दिल की बात कह ही डालेंगे, प्रपोज कर ही डालेंगे, आई लव यू। और यही सोचकर उन्होंने जीनत अमान के साथ ताज होटल में डिनर करने का प्लान बनाया और ओनली फॉर 2 टेबल कॉर्नर में रिजर्व करवा दी। ये सारा प्लान करने के बाद अब उन्होंने जीनत को फोन किया और बिना बातों को घुमाए कहा कि आज वो उनके साथ डिनर के लिए ताज चलेंगी। जीनत ने कहा कि आज रात आपको तो किसी पार्टी में जाना है ना। देव साहब फड़ाकदन से बोले, हम दोनों पार्टी में चलेंगे और कुछ देर बाद सबसे मिलने के बाद ताज होटल चले जाएंगे। बोलो चलोगी? एक लंबा सा पॉज आया होगा जीनत का, हम तो ड्रामा बता रहे हैं, और जीनत ने हाँ कह दिया। आई शाम, आजा शाम होने आई। अब शाम को देवानंद अपने दिल में न जाने कितने अरमान लिए जीनत अमान को लेकर पहले उस पार्टी में पहुंचे जहां उन्हें जाना था। अब पार्टी में पहुंचे तो वहां मिल गया एक और स्टार जो वहां पहले से ही मौजूद थे, राज कपूर। राज कपूर ने जैसे ही जीनत को देखा तो उसे गले लगाने के लिए जप्पी मार के आगे बढ़े और इधर राज कपूर ने जीनत अमान को छुआ
उधर देव साहब को डंक लगा। अच्छा, राज कपूर ने जीनत अमान को गले लगाने के लिए हाथ आगे किए, तो जीनत अमान ने गले लगने की बजाय राज कपूर के पैर छू लिए। अरे भाई राज कपूर साहब ने जीनत को देखकर कहा कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम जब भी मुझसे मिलोगी तब सफेद रंग की साड़ी में मिलोगी। सफेद रंग का बहुत फिक्सेशन था उनके साथ। इत्तेफाक से क्या था कि उन दिनों ही अखबार में ये चर्चा थी कि राज कपूर जीनत अमान को नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कास्ट करने जा रहे हैं। अब ये हरकत और ये सीन देख के देव साहब, मतलब क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। राज कपूर का जीनत पे इस तरह से हक जताना, इतने क्लोजली होके बात करना बुरा लगने लगा, जबकि राज कपूर की बढ़ी हुई बाहों का जवाब जीनत अमान ने पैर छूकर दिया था। ये शायद कहीं अच्छा भी लगा होगा। उन्होंने जीनत से पूछा, तुम और कितनी देर इस पार्टी में रहना चाहती हो? तब जीनत ने राज कपूर की तरफ देखा जैसे उनसे इजाजत ले रही हूं, और देव साहब का गुस्सा और भड़क पड़ा, और इसी गुस्से के अंदर वो वहां से जाने लगे। जीनत ने कहा, अरे आप कहां जा रहे हैं? आज तो आप मुझे खाने पर, डिनर पर ले चलने वाले थे। राज कपूर ने इंटरप्ट किया, बोल पड़े, देव जीनत को यहीं रहने दो और तुम भी यहीं पार्टी का मजा लो। देव आनंद से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसी वक्त वो वहां से निकल गए और उन्होंने जीनत को जाते हुए बस एक ही बात कही थी, फ्री होकर मुझे फोन करना, और वो चले गए। रास्ते भर इस सारे वाकये को सोचते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि वो ओवर रिएक्ट कर गए, जीनत को लेकर ओवर पजेसिव हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि किस तरह जीनत ने राज कपूर के पैर छुए। इस हिसाब से वो हम लोगों से छोटी है और वो और राज कपूर बराबर के हैं, और इट इज नॉट राइट टू प्रपोज अ यंग गर्ल लाइक दैट। जो भी कुछ रियलाइज किया, हम सोच सकते हैं। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, सिर्फ किस्सा बयान किया है, अपने दिल के जज्बातों का इजहार नहीं किया है। लेकिन हम डेफिनेटली इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, इसके डिटेल में एलाबोरेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। निराश प्रेमी जब होता है तो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है। उम्र का बहुत बड़ा गैप था और जीनत अमान तो किसी और की थी, हमारी तो नहीं थी। ये रियलाइज किया होगा। वो क्या कारण था कि उपकार फिल्म की शूटिंग के वक्त एक दिन प्राण साहब हो गए खामोश और मेकअप रूम में जाकर रोने लगे। क्या हो गया था, सुनाऊंगा वापस आकर। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। उपकार फिल्म कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है। मनोज कुमार ने मलंग चाचा का रोल उन्हें ऑफर किया। उससे पहले तो वो विलेन का रोल करते थे। ये मलंग चाचा, ये कैरेक्टर टर्निंग पॉइंट हो गया प्राण साहब के प्रोफेशनल करियर का। बैसाखी लिए हुए मलंग चाचा। बात है उस दिन की जिस दिन इस फिल्म का एक फाइटिंग सीक्वेंस शूट किया जा रहा था। मलंग चाचा को ये पूरी फाइट बैसाखी के साथ लड़नी थी। तो मनोज कुमार साहब ने उस दिन देखा कि प्राण साहब का आज एटीट्यूड, प्राण साहब का बर्ताव कुछ अलग लग रहा है। आज वो बहुत खामोश हैं, गुमसुम खामोश काम किए जा रहे हैं। खैर शूटिंग के बीच ये बात आई गई हो गई। मनोज जी अपने काम में लग गए और प्राण साहब अपने काम में। लेकिन शाम को जब प्राण साहब का पैकअप हुआ तो देखा गया कि वो सेट के कोने पर जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मनोज जी को लगा कि शायद बैसाखी के चलने से थक गए होंगे, चुपचाप बैठ गए हैं। मगर जब रात तक भी प्राण साहब किसी से कुछ नहीं बोले, गुमसुम बैठे रहे, तो मनोज कुमार जी से रहा नहीं गया और वो करीब रात 10 साढ़े 10 बजे प्राण साहब से मिलने गए। अब क्या देखते हैं, वहां भी प्राण साहब गुमसुम बैठे हैं, खामोश, दुखी,
परेशान, संजीदा। मनोज जी ने कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि प्राण साहब का बदन कांप रहा है। अब मनोज कुमार ने कहा कि प्राण साहब क्या बात है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, गुमसुम, उदास, चक्कर क्या है, आप मुझे बताओ तो सही। बहुत प्रोब करने के बाद प्राण साहब ने धीरे से उनसे कहा, कल रात शूटिंग करने के बाद जब वो घर गए तो उन्हें कलकत्ता से फोन आया, उनकी बहन की डेथ हो गई। मनोज कुमार चौंक पड़े, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताई ये बात, मैं आज की शूटिंग कैंसिल कर देता। प्राण साहब बोले कि पंडित जी, मैं जानता हूं आपसे कहता तो आप उसी वक्त पैकअप कर देते और मैं कलकत्ता चला जाता अपनी बहन के अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन जो आपका नुकसान होता, जिन लोगों का पैसा लगा है, जिनकी मेहनत लगी है, जो फाइनेंशियल लॉस होता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी बहन मेरी गई है, मैं आप सब लोगों को क्यों तकलीफ दूं, मेरे अकेले की वजह से आप सब लोग सफ़र करें, ये ठीक बात नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। अब इससे ज़्यादा और क्या बयान करूं इस किस्से को। यही तो प्रोफेशनल, यही तो कमिटमेंट, यही तो समर्पण होता है एक आदमी का। वापस आकर बताऊंगा कि आर.डी. बर्मन के द्वारा कंपोज एक गीत, कस्में वादे निभाएंगे हम, चंचल जी क्या गाना है, तो ये चाबू चाबू चिया चिया, इन शब्दों से इन शब्दों का क्या मेल है, क्या रिश्ता है, ये कहानी सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बात करूंगा आर.डी. बर्मन के गीत कस्में वादे निभाएंगे हम। ये टाइटल सॉन्ग था 1978 की फिल्म कस्में वादे का। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने। अब उन्हीं के हवाले से, यानी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है, ऑडियो इंटरव्यू है। इस गीत के बनने का एक मजेदार किस्सा उन्होंने सुनाया है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। जब गुलशन बावरा के पास इस गीत की धुन रिकॉर्ड होकर आई एक कैसेट पर, तो उसमें जो मीटर आर.डी. बर्मन ने भेजा था वो था चाबू चाबू चिया चिया, चाबू चाबू चिया चिया। ये डमी वर्ड्स भेज दिए होंगे। गुलशन बावरा ने जब ये सुना तो उन्होंने फ़ोन किया पंचम को और कहा कि पंचम, इतना रोमांटिक सॉन्ग है, स्क्रीन पे दो बड़े हॉट स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन और राखी, और तूने इसका क्या मीटर बना दिया है और क्या वर्ड भेजे हैं यार, चाबू चाबू चिया चिया, ये क्या है यार। पंचम ने कहा, गुल्लू एकदम सही मीटर है, बहुत सिंपल है, तू एक बार सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा तू अभी कर क्या रहा है? गुलशन बावरा ने, घर पे बैठा हूं यार, काम कर रहा हूं। तो पंचम ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। अब जैसे ही पंचम गुलशन बावरा के घर में एंटर हुए तो गाना गाते हुए एंट्री ली उन्होंने। है पहले तू एक मेरा पैक एंटर करते गए और ट्यून यही अब समझ गया तू, ट्यून यही अब समझ गया, तो ये गा रहे थे उसी मीटर के अंदर। तो गुलशन बावरा बोले, मैं समझ गया पंचम, अब देखना मैं तेरे चाबू चाबू चिया चिया पे क्या गीत लिख के देता हूं। जब बिमल रॉय और शशि कपूर पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि ग्रेट बिमल रॉय ने शशि कपूर से कहा कि इस फिल्म के कुछ सीन तुम शूट कर दोगे क्या। अपने ही एक्टर से उन्होंने क्यों शूट करवाए अपनी ही फिल्म के सीन, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 1959 की है। शशि साहब को काम की भी ज़रूरत थी और पैसों की भी ज़रूरत थी, उनका स्ट्रगल पीरियड था। तो उसी दौरान एक बार उन्हें बिमल रॉय प्रोडक्शन से फ़ोन आया, कहा गया कि बिमल दा आपसे मिलना चाहते हैं। इस खबर से शशि कपूर बहुत खुश हुए और बिमल दा से मिलने पहुंच गए मोहन स्टूडियो पहुंचे तब बिमल दा के रूम के बाहर कुछ असिस्टेंट्स, उनके असिस्टेंट्स बैठे हुए थे, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार वगैरह। उन्होंने शशि कपूर को बताया कि बिमल दा 2 नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, बंदनी और प्रेम पत्र, और तुम ऐसा करना कि प्रेम पत्र के लिए हाँ भर देना,
क्योंकि उसमें तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रोमांटिक रोल है। शशि कपूर ने सोचा कि यहाँ तो वैसे ही काम नहीं है, इसलिए अपन तो जो मिलेगा उसको हाँ कर देंगे। और साथ साथ काम किसके साथ है? बिमल दा ऑफर कर रहे हैं, ना करने का सवाल ही नहीं है। इसी भावना के साथ वो फटाफट बिमल दा के कमरे में अंदर गए, मिले और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, शशि हम एक पिक्चर बनाएगा, आई वॉन्ट यू। शशि कपूर ने बिना कुछ पूछे कि कौन सी फिल्म है, क्या पैसा दोगे, बस दादा को हाँ बोल दिया। हाँ जी, दादा ने डेट्स पूछी और कुछ बातचीत के बाद शशि कपूर बिमल दा के कमरे से बाहर आ गए। अब बाहर आते ही दादा के एक असिस्टेंट ने पूछा, मे बी ऋषि दा ने या गुलजार साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो शशि कपूर ने कहा कि दादा ने मेरी डेट्स ले ली हैं। तो उस असिस्टेंट ने कहा, किस फिल्म के लिए? शशि जी बोले, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और इस बातचीत के बाद शशि जी आगे बढ़ लिए वहां से। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि वो फिल्म प्रेम पत्र के लिए चुने गए हैं और जल्दी ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। जब शूटिंग शुरू हुई तो दादा को उनका काम पसंद आ गया, दोनों में अच्छी जमने लगी। मगर अभी तक शशि कपूर ने उनसे पैसे की बात नहीं की थी। तो एक दिन बिमल दा ने शशि जी से पूछा कि शशि, तुमको कितना पैसे का उम्मीद है? अच्छा, शशि कपूर को समझ में नहीं आया था कि दादा को क्या बोले क्या नहीं बोले। उनकी इसी हिचकिचाहट को देखते हुए बिमल दा ने पूछा, अच्छा बताओ, BR चोपड़ा प्रोडक्शन में तुम्हें कितना टॉका दिया? शशि जी बोले 25,000। अब हैरान होने की बारी बिमल दा की थी। की बोलता है शॉट? शशि कपूर बोलते, हाँ दादा, आपको विश्वास नहीं तो वहां के प्रोडक्शन वाले से आपको मिलवा देता, कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता हूं। तब बिमल दा बोले, चलो ठीक है, मैं भी तुमको इतना ही पैसा दूंगा। ठीक है, डन। प्रेम पत्र फिल्म की शूटिंग के दौरान बिमल दा और शशि कपूर के बीच में एक दूसरे के लिए इतना भरोसा बन गया कि जब इस फिल्म के कुछ शॉट्स लंदन में फिल्माए जाने वाले थे, तब बजट की प्रॉब्लम के चलते बिमल दा ने सारी यूनिट वहीं पर तैयार कर ली और भारत से कम यूनिट लंदन ले जाई जाएगी। इसी बीच बिमल दा को पता चला कि शशि कपूर किसी काम से लंदन जा रहा है। तो उन्होंने शशि को अपने घर बुलाया और रिक्वेस्ट की, क्या तुम इस फिल्म के कुछ सीन लंदन में शूटिंग करके आ जाओगे? हाँ देखिएगा, बंगाली खोपड़ी सब इधर बराबर कर। अच्छा, और अपने पैसे पे भी किसी और के काम से जा रहे थे। शशि कपूर ने कहा कि दादा, आपको भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा शूटिंग? तब दादा बोले, शशि, हमको तुम पे पूरा विश्वास है, इसलिए तुमको बोलता है। शूटिंग में हमने देखा है कि तुमने कैमरे को कितना अच्छा समझा है, इसलिए बोल रहा हूं, बस ध्यान से सब शॉट समझ लो, तुम्हें वहां सारा टीम मिल जाएगी, तुम शूट करके आ जाना, डब्बे भी साथ ले आना। और दादा से सारे शॉट समझ के शशि जी जब लंदन पहुंचे, तब बिमल दा के कुछ दोस्त जो पहले से वहां थे, उन्होंने शशि कपूर को कैमरा, लाइट्स वगैरह पूरी यूनिट वहीं की अरेंज करके दे दी और शशि कपूर ने दादा के समझाए शॉट्स को शूट किया। जब वो शूटिंग करके हिंदुस्तान वापस आए तो बिमल दा ने उनके द्वारा शूट किए हुए सीन्स को देखा और तारीफ की, अप्रिशिएट किया, और वो शॉट्स और वो सीन्स फिल्म प्रेम पत्र में रखे भी गए। तो इस तरह बिमल दा ने शशि कपूर के साथ पहली ही फिल्म करते हुए उन्हें कुछ शॉट्स को डायरेक्ट करने का मौका भी दिया। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शशि जी ने डायरेक्ट किया फिल्म को। शक्ति सामंत आराधना का कॉन्सेप्ट ऑफर लेके पहुंचे SD बर्मन के पास। पता नहीं ऐसा क्या मुंह से निकल गया कि दूसरा बंगाली भड़क पड़ा। क्या था बताऊंगा थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुपर हिट फिल्म आराधना, संगीत SD बर्मन, गीत आनंद बख्शी, फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय शक्ति सामंत। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट लेकर शक्ति दा पहुंचे सचिन दा के पास। बोले, दादा मैं एक फिल्म बना रहा हूं आराधना, थोड़े छोटे बजट की फिल्म है, ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि म्यूज़िक आप करें। दादा ये सुनकर बोले, मैं क्यों?
इसका म्यूजिक तुम शंकर जयकिशन से भी करवा सकते हो। तब शक्ति दा के मुंह से निकल गया कि दादा आपको बताया ना कि इस फिल्म में पैसों की कमी है, इसलिए उनके पास नहीं जा सकते। ये सुनना था कि सचिन देव बर्मन का पारा चढ़ गया। चला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो फिल्म कर लूंगा जिसे किसी और ने कम पैसों में करने से मना कर दिया? साला पैसा तुम्हारे पास नहीं है, अगर पैसा होता तुम शंकर जयकिशन के पास जाते, पैसा नहीं है इसलिए तुम हमारे पास आ गए। अब शक्ति दा को लगा कि उनके मुंह से गलत बात है, स्लिप ऑफ टंग महंगी पड़ जाएगी। अपनी बात को घुमाते हुए बोले कि दादा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच सच आपको बता दिया, हमारे पास सच में पैसों की कमी है, बजट नहीं है, लेकिन सिर्फ इस कारण हम आपको लेने नहीं आए हैं, बल्कि आपको अपना समझकर आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। अब इमोशनल कर दिया दादा को, दादा ठंडे पड़ गए, लेकिन फिर भी बोले पैसे कम है इसलिए तुम मेरे पास है। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी तुम बताओ पैसे कितने दोगे? पैसा कम है लेकिन पैसे कितने दोगे? बर्मन दा वैसे भी इस तरह से डायरेक्ट कभी किसी से पैसों की बात नहीं किया करते थे, लेकिन उस दिन नाराजगी और खुंदक में उन्होंने शक्ति सामंत से कहा, मैंने पिछली फिल्म के लिए 70,000 लिए थे और इस फिल्म के लिए मैं तुमसे 80,000 लूंगा। दे सकते हो तो बताओ, वरना बात इधर ही खत्म। दादा को भी, शक्ति दा को भी रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया है। शक्ति दा के आपको याद है हावड़ा ब्रिज, ओपी नैयर, एन इवनिंग इन पेरिस, शंकर जयकिशन। शक्ति दा ने पूरे सिचुएशन को समझते हुए कहा कि दादा मैं आपको 80 नहीं दूंगा, आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। बस आप मुझे मेरी इस बात के लिए माफ कर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए और प्यार से फिल्म का म्यूजिक कीजिए मेरे लिए। शक्ति दा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा 1 लाख बड़ा इंटरेस्टिंग है और अब देखना इस फिल्म का ऐसा संगीत बनाऊंगा कि लोग याद रखेंगे। याद है ना? बिल्कुल। एक गाना आराधना का इस ग्रेट माइस्ट्रो के संगीत ने न जाने कितनों को स्टार बना दिया। जोरदार तालियां दादा सचिन देव बर्मन के लिए। तो इसी प्रेरणादायक किस्से के साथ आज के शो को यहीं विराम देता हूं। आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। हमारा नंबर है SMS का 55454, लिखिए बिग देन स्पेस सुहाना सफर देन योर मैसेज। अगर आप कुछ फरमाइश करना चाहें तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश आप तक पहुंचा सकें। इसी प्रार्थना के साथ मोहब्बत के सलाम कबूल कीजिए। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद